कल मैंने आपको बताया था 3 शिप पर ईरान ने कब्जा किया है, उनमें से एक भारत आ रहा था और ये उसी का वीडियो है कैसे ईरान ने कब्जा किया है। देखिए जरा, आप टीवी पर देख रहे हैं, ये वही बोट है जिसके जरिए कब्जा किया गया। देखिए बोट MSC शिप पर लगाई गई और देखिए बोट से कैसे ईरानी कमांडो चढ़ रहे हैं सीढ़ी लगाकर। ये देखिए चढ़ते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक करके 1 2 3 4 5 6 ये सब चढ़ गए बोट पर। और उसके बाद ये शिप भारत आ रहा था। ये देखिए गेट खोलकर अंदर घुसे, हाथों में बंदूक है, सीढ़ी से ऊपर चढ़े और इसमें भारतीय भी मौजूद हैं नाविकों में। फिर से देखिए जरा ये वीडियो, ये वही वीडियो है ईरान ने जो 3 शिप कब्जाए थे, उन्हीं में से एक वीडियो है किस तरह बोट के जरिए समंदर में पहुंचे। ऐसे छोटी छोटी बोट से अटैक करते हैं और जहाजों को कब्जाते हैं। ट्रंप ने कह दिया जहां ये बोट मिले वहां दाग दो। और देखिए शिप के अंदर घुसे और पूरे शिप पर कब्जा कर लिया है। इसमें भारतीय नाविक भी मौजूद थे, कैप्टन भी मौजूद थे। और देखिए जरा, इसमें जो भारतीय मौजूद हैं वो है वाइस कैप्टन संजय महार। संजय महार उसी जहाज पर हैं, ये उनकी तस्वीर है। सोचिए अब तक हॉर्मूज में फंसे हुए थे लगभग 40 से 50 दिन से। उसके बाद अब एक नई मुसीबत कि ईरान ने उनके जहाज को कब्जा किया और उन्होंने अपना वीडियो बनाकर जारी किया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, वाइस कैप्टन बैठे हुए, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जो नाविक शिप पर मौजूद है उन सबको एक जगह लाकर रखा गया है। सभी आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए। अब देखिए जरा, ईरान ने जहाज पर कब्जा तो किया लेकिन उसमें भारतीय भी। कौन सा है जहाज है? कुछ इस तरह से जो तस्वीर देख रहे हैं, बोट के जरिए आए और जहाज पर चढ़े और कब्जाया। अमेरिका और ईरान जंग की आंच भारतीयों तक पहुंच गई क्योंकि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में जिन 3 जहाजों पर हमला किया इस तरह से, उनमें से 2 जहाजों को ईरान की IRGC फोर्स ने कब्जा किया था। IRGC कमांडो इन जहाजों को ईरान के तट की ओर ले गए और चिंता यह है कि इन 2 जहाजों में 22 भारतीय सवार हैं। सरकार के मुताबिक यूफोरिया जहाज पर 21 भारतीय सवार हैं। साथ ही जबकि एक दूसरे जहाज पर एक भारतीय नाविक सवार है जो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सद्भावना नगर का रहने वाला है। 38 साल के मर्चेंट नेवी के वाइस कैप्टन संजय महार भी इसमें फंस गए। वाइस कैप्टन ने जहाज के भीतर का वीडियो शेयर किया जो मैंने आपको दिखाया और कहा कि हमारे जहाज पर ईरान की सेना ने फायरिंग की है। इसके बाद हम सभी अंदर आ गए और हम कुल 21 क्रू मेंबर हैं जो भारत समेत फिलीपींस, यूक्रेन और श्रीलंका के नागरिक हैं। ईरान के हमले के बाद सभी लोगों में दहशत का माहौल है। इस वक्त हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आपको बताऊं, शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा है इस मामले में कि हॉर्मूज के इलाके में फंसे सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। उनका कहना है भारत आ रहे जहाज पर हमला हुआ लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। इसमें रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज में भारत के 14 जहाज अभी फंसे हैं। सरकार सभी जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए मिशन में लगी हुई है, कैसे इन्हें निकाला जाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एडिशनल सेक्रेटरी हैं मुकेश मंगल, वो क्या कह रहे हैं। विदेशी ध्वज वाले 3 जहाजों पर गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं। हम उन जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोई भी भारतीय नाविक घायल नहीं हुआ है। जिन 3 कार्गो जहाजों पर हमला हुआ उसमें यूफोरिया नाम के जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं, जबकि एपामिनोडास नाम के वेसल पर तैनात एक भारतीय नाविक भी सुरक्षित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे सभी जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान सरकार के साथ बातचीत जारी है। हम अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। और अब देखिए जरा, जैसे ही ईरान कब्जा कर रहा है जहाजों पर, अमेरिका ने भी कब्जा शुरू कर दिया है। एक तस्वीर और दिखाऊं आपको, ये देख रहे हैं, अमेरिका ने एक और जहाज कब्जा लिया है हॉर्मूज पर। अमेरिका ईरान को जैसे कि तैसा वाली मात दे रहा है।
Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Motor vessel Majestic X, we intend to देख रहे हैं हम conduct आपके जहाज पर चढ़कर निरीक्षण करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका ने वार्निंग दी, फिर अमेरिका का हेलीकॉप्टर उड़ा है, जहाज पर पहुंचा है और उसके बाद देखिए अमेरिकी सैनिक उतरे उस जहाज पर। Motor vessel Majestic X, we intend और जो कुछ अमेरिका कर रहा है, न सिर्फ ईरान, बहुत से दूसरे देश इस बात से डरे भी हैं, गुस्से में भी हैं और नाराज भी हैं। उसी में से एक तस्वीर आपको दिखाऊं, तुर्की ने भी अपनी ताकत दिखाई। तुर्की ने बाकायदा अपनी मिसाइल, अपनी सैन्य क्षमता दिखाई। तुर्की अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए ईरान में लोग सड़कों पर उतरे हैं और मिसाइल बटन दबाया है लोगों ने। یعنی من الان انتخاب کنم کجا رو بزنیم؟ ما میدونیم وطنمون هر جا بزنن. امیدوارم که جنگ ادامه پیدا نکنه، ولی اگر ادامه مثلا رو دوست دارم بزنن. تبریک به عربستان. और ईरान क्या कर रहा है? ईरान कह रहा है बेशक आप हॉर्मूज की नाकेबंदी कर दो। ईरान ने टोल लेना शुरू कर दिया है। पहला टोल ईरान ने वसूल लिया है जहाज को गुजरने के एवज में। अब देखिए जरा किस तरह से ईरान की कमाई बम्पर शुरू हो गई है। ईरान को उम्मीद है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ट्रंप धमकियां देते रहे और ईरान ने वसूली चालू कर दी है। दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने पहला टोल वसूला है और उसकी बम्पर कमाई ईरान के बैंक खाते में जमा हो गई। यह ऐलान खुद ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कर दिया है। हाजी बबाई ने बताया है कि ईरान के सेंट्रल बैंक को हॉर्मुज स्ट्रेट टोल सिस्टम से पहली बार रेवेन्यू मिला है। साथ ही वैसे तो कितनी कमाई हुई है ये आधिकारिक रूप से नहीं पता चल पाया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर जहाज से 18 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। चीन के सरकारी मीडिया शिन्हुआ न्यूज के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट एक तेहरान टोल बूथ में बदल गया है, साथ ही जिससे सालाना 70 से 80 अरब डॉलर की कमाई का अनुमान है। इसका मतलब है ईरान साल भर में 6.5 लाख करोड़ रुपया कमा सकता है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में पैसा आएगा, इजाफा होगा। मार्च 2026 में ईरान ने तेल से रोज करीब 1300 करोड़ रुपए कमाए, जबकि टोल वसूली से वो 1800 करोड़ रोज कमा सकता है। ईरान अगर सभी जहाजों से ऐसे ही टोल वसूलना शुरू कर देता है, जो भी जहाज गुजरेगा, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है, जिसका असर आखिरकार जनता पर महंगाई के रूप में पड़ेगा। अगर ईरान हर तेल टैंकर से करीब 18 करोड़ रुपए वसूलेगा तो कच्चा तेल प्रति बैरल $1 तक महंगा हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वैसे दुश्मन की छोटी नावों को खत्म करने के आदेश दे दिए गए हैं। सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया है, लेकिन यह नौसेना आज भी मजबूत और प्रभावशाली है। दुश्मन इस नौसेना से करीब 300 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने को मजबूर है। उन्होंने सैन्य आक्रामकता से अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए और न ही वे धमकियों से उन्हें हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को मान्यता देना है। ईरान को साफ तौर पर नजर आया कि उसके दो बहुत बड़े लीवरेज है, जो चाइना, रूस और यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर रहे हैं। साफ तौर पे जानता है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करे, एक तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसका फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। $80 बिलियन तो सालाना कमा सकता है, जो रिकंस्ट्रक्शन के काम आएगा।
दूसरा उसका दबदबा मिडल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज के ऊपर हमेशा ही बना रहेगा, और दूसरा उसको साफ तौर पे नजर आता है कि जो उसके पास 400 kg एनरिच्ड यूरेनियम है वो एक किस्म से उसके लिए बहुत बड़ा हथियार है। वो अमेरिका को तंग करेगा, अमेरिका को पुश करेगा और इनके ऊपर किसी प्रकार से समझौता नहीं करेगा। अब बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो जंग जीत रहे हैं। क्या वाकई वो जंग जीत रहे हैं? और अगर जंग जीत रहे हैं, जंग जीतने के बाद पहला काम क्या किया जाता है? आपके जो अधिकारी इस जंग में शामिल थे उन्हें पदोन्नति की जाती है, उनको शाबाशी दी जाती है, उनकी पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन ट्रंप तो एक एक करके आउट करते जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप के साथ हैं जॉन फैलन, ये नेवी चीफ हैं। शायद हॉर्मूज को संभालना इनकी जिम्मेदारी रही होगी अमेरिका में, लेकिन ट्रंप ने इनको आउट कर दिया है। आपको बताऊं, ट्रंप इससे पहले कई अधिकारियों की छुट्टी कर चुके हैं एक एक करके। क्यों ट्रंप सबको निकाल रहे हैं? सवाल ये है नौसेना चीफ। अमेरिका में 20 दिन में 2 टॉप अफसर हटा दिए गए। इनमें नया नाम है नौसेना सचिव जॉन फैलन का, जो अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक प्रमुख थे। नौसेना सचिव फैलन ने अचानक पद छोड़ दिया है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। पेंटागन ने जानकारी दी मगर स्पष्ट वजह नहीं बताई है इस पर। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की वजह रक्षा मंत्री से टकराव है। अमेरिका ने अभी ईरान में हॉर्मूज के पास नाकेबंदी की है, जिसमें नौसेना का रोल है, लेकिन ईरान को रोक नहीं पाए। अगला नाम देखिए जरा, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। पिछले 1 महीने में ट्रंप का यह दूसरा बड़ा सैन्य बदलाव है। इससे पहले 2 अप्रैल को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पर गाज गिरी थी। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था। ट्रेनिंग कमांडर ट्रंप प्रशासन ने जनरल डेविड होडेन को भी हटा दिया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हेड मार्च में अमेरिका के बड़े आतंक विरोधी अधिकारी ने पद छोड़ दिया। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच जो केंट ने इस्तीफा दे दिया था, वो राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र यानी एनसीटीसी के निदेशक थे। बड़े बड़े लोग या तो हटा दिए गए या हट गए। ये बताता है कि ट्रंप टेंशन में है और ट्रंप ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका को जिस तरह से लड़ना चाहिए था, शायद वैसे अमेरिका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो दुनिया का ताकतवर मुल्क मानता है खुद को। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तत्काल प्रभाव से जॉन हेलेन, जो कि नेवी सेक्रेटरी थे, उनको हटा दिया गया। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो नेवी सेक्रेटरी थे, उनके रक्षा सचिव जो हैं पीट हेग्सेथ, उनके साथ में काफ़ी मनमुटाव चल रहे थे और मेनली थे इस बात के ऊपर कि जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए नेवी का, और जो ज़्यादा और शिप बिल्डिंग होनी चाहिए और जो हथियार बनने चाहिए, उसके ऊपर मतभेद था। पीट हेग्सेथ कह रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट और आक्रामक नीति रखने हैं ईरान के प्रति, लेकिन शायद जॉन फेलन उनका इस बात में समर्थन नहीं कर रहे थे। तो बड़ी बात यह है कि ट्रंप क्या छटपटा रहे हैं या कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। ईरान अपनी तैयारी बता रहा है, लेकिन असली जंग तो हॉर्मूज में हो रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, खौफनाक वारदात और अफसर की बेटी की हत्या। दिल दहला देने वाली वारदात है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आईआरएस की बेटी का हत्यारा है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस की बेटी थी, आईआईटीएन थी, आईआईटी पास आउट किया था, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आईआईटी के इंजीनियर के साथ इसने रेप किया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आपको दिखाऊं, ये आरोपी जो है सीसीटीवी में नजर आ रहा है। देखिए जरा इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये घर के पास की सीसीटीवी है। पीली शर्ट पहने हुए है, यही वो आरोपी है जो इसकी आखिरी तस्वीर कैद हुई है और इसके बाद इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। और उसके बाद देखिए गाड़ी के पास जाकर किसी शख्स से वो बात कर रहा है। और इस घटना के बाद एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू की है। तस्वीर देख रहे हैं, एफएसएल की टीम घर पहुंची है और सबूत जुटाने की कोशिश की, जिसमें संभव है फिंगरप्रिंट शामिल हो। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर कैसे इस आरोपी तक पुलिस पहुंची है, इसने किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए जरा, दिल दहला देने वाली वारदात है।
पूरे देश को हिला देने वाली यह वारदात दिल्ली के कैलाश हिल्स की है, जहां पूर्व नौकर ने ही सीनियर आईआरएस अफसर की बेटी को बेरहमी से मार डाला है। सुबह 6 बजे के करीब अधिकारी की पत्नी के साथ जिम के लिए अधिकारी गए अपनी पत्नी के साथ, तभी जूतों के रैक में रखी चाबी लेकर यह आरोपी घर में दाखिल हुआ। वो पहले घर में काम कर चुका था, इसलिए उसे कोने कोने चप्पे चप्पे की जानकारी थी। बिल्डिंग में घुसते ही वो सीधे छत पर बने स्टडी रूम में पहुंच गया। इसी स्टडी रूम में अधिकारी की बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इससे पहले उसने 12वीं में टॉप किया था और फिर आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी। वो पिता की तरह अफसर बनना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे मार डाला। कमरे में घुसते ही आरोपी ने गला दबाकर उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसने विरोध किया तो भारी चीज से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में ही आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर चार्जर की केबल से उसका गला घोट दिया। लूटपाट के इरादे से वो लड़की को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे तक लाया, जिससे उसकी फिंगरप्रिंट से डिजिटल लॉकर खोल सके और पैसे निकाल सके। हालांकि हाथों में खून लगे होने की वजह से वो लॉकर खोल नहीं पाया। दावा है कि लॉकर लड़की के फिंगरप्रिंट से खुलता था, यह जानकारी आरोपी को थी। लॉकर आसानी से नहीं खुल सका तो उसने पेचकस से लॉकर को तोड़ दिया और फिर लॉकर में रखा सारा पैसा और ज्वेलरी अपने साथ ले गया। पुलिस के मुताबिक लॉकर खोलने की कोशिश के दौरान ही लड़की की मौत हुई है। आरोपी ने उसके बाद खून से सने कपड़े और जूते घर में छोड़ दिए और वहीं अलमारी में रखे कपड़े पहनकर बड़ी आसानी से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस आरोपी का मकसद क्या था। सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है और वकील क्या कह रहे हैं। हमने अप्रीहेंड कर लिया है और उसे पूछताछ जारी है। इसको द्वारका के एक जगह से गिरफ्तार किया है, एक ओयो होटल से इसको गिरफ्तार किया है। अभी जो कल ही इसने एक वारदात अलवर के राजगढ़ तहसील में की है, जिसमें एक रेप का केस इसके खिलाफ रजिस्टर हुआ है। कितने दिनों का रिमांड? 4 दिन की कस्टडी की जरूरत नहीं है। बहुत हाई प्रोफाइल केस है। वो बहुत जल्दी पुलिस वालों ने एक्ट करके बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया है। बहुत स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन। रही अब इस आरोपी के बारे में आपको बताऊं कि आरोपी कौन है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस के लिए भी यह मुश्किल काम था। देखिए जरा, वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीमों ने आसपास लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें से एक फुटेज में संदिग्ध पीठ पर बैग लटकाए हुए नजर आ रहा है। शक के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला वो ऑटो में बैठा था। ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की गई तो पुलिस को होटल के कमरे तक पहुंचे और आरोपी ने पूरा प्लान बनाकर हत्या की। हत्या से पहले फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। वो चोरी का फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पुलिस उस तक ना पहुंच सके। लेकिन जब उसने होटल का वाईफाई चलाया तो पुलिस उस तक पहुंच गई। आरोपी ने सोशल मीडिया साइट से रिश्तेदार से संपर्क करने की कोशिश की और इसी सोशल मीडिया की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस होटल तक पहुंच गई। आरोपी को पकड़ा गया तब पता चला कि वो राजस्थान का रहने वाला और कुछ समय पहले 8 महीने तक अधिकारी के घर नौकरी करता रहा है, नौकरी पर रहा है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो ऑनलाइन सट्टा गेम और लड़कियों की लत से भी में शामिल था। ऑनलाइन गेम में उसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए और लोगों से लाखों के उधार लिए हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। गेट थपथपाया तो उसने मेरी लेडीज ने उसने सोची, पत्नी ने कि वो मेरी सोची, तो उसने गेट खोल दिया। गेट से बाहर आई बात बरबाना, पहले से ही मेरे भीतर एक साल है उसमें गेट खोल रहा था, ऑलरेडी गेट खोल रखा था उसने, ऊपर से आया था छत से, तो वो साल में ले गया अंदर ले जाके। खाली छेड़छाड़ की थी या दुष्कर्म किया है? पूरा सर, पूरा जो भी हुआ है ना, जो पूरा किया उसने। हाँ, दुष्कर्म। आपको मतलब उम्मीद थी क्या परिवार को कि इस तरह का कदम? नहीं, बिल्कुल नहीं थी साहब। ये तो बहुत गलत हुआ। मैं भी शादी में था, मैंने इसको शादी में देखा था, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गए वहां से, ये कौन सी आकर के कैसे कर दिया इसने, वहां के बारे आगे की जानकारी नहीं है मेरे। अब आपको बताता हूं एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड में लड़कियों ने टॉप किया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। यूपी बोर्ड में लड़कियों का जलवा जरा देखिए। लड़कियों ने बड़ी बाजी मारी है। यह है शिखा वर्मा, 12वीं टॉपर है यूपी बोर्ड की। और कुछ और बच्चियां जिन्होंने टॉप किया है, शिखा वर्मा को सम्मानित किया गया है। आईडी भाई, आईडी हटा लो। अब आपको बताऊं जरा यूपी बोर्ड में टॉप करने वाली कौन कौन है। कशिश वर्मा है, अंशिका वर्मा है। ग्राफिक्स पर आइए, ये 10वीं की टॉपर हैं दोनों।
अब देखिए जरा, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं शिखा वर्मा। मैंने इंटर में फर्स्ट रैंक से टॉप किया है और मेरे 97.6% मार्क्स हैं पूरे। हमारे सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने सभी विद्यालय के टीचर्स को देना चाहती हूँ। हमारे प्रबंधक सर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारे मतलब कॉलेज में सुबह 30 क्लासें चलती थी, उसमें हम लोगों को फ्री पढ़ाया जाता था, कोई मतलब किसी प्रकार की शुल्क नहीं पड़ती थी हम लोगों को। मैंने तो बहुत ऊपर की सोची थी, मुझे लगा था कि मैंने 95 प्लस ही आएंगे, अब जो भी आया पर ठीक है। पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है। मैंने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया